आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे ना उसके आगे का ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का दूसरा वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है 3/5 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 4/3 डिवाइडेड बाई 28/50, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्या है, सबको क्या है, सब मल्टीप्लाई में है ना। ये देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, और लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो ये वाला है, डिवीजन वाला साइन है ना। तो हमको क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा, जो नीचे लिखा है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये अंश और हर है, ऊपर वाले को अंश मतलब न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के जगह में चला जाएगा। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 4/3। ये देखो, अब इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज है ना, ऊपर और 28 आएगा नीचे, ठीक है। अब ये सही आया समझ में। पहला स्टेप हमने क्या करा, ये जो था वो डिवीजन जो था उसको मल्टीप्लाई में चेंज करा, और जब ऐसे साइन चेंज हुआ तो नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। यहाँ तक समझ में आ। क्यों मल्टीप्लाई में बदले हैं इसको, इसलिए मल्टीप्लाई में बदले हैं क्योंकि इधर देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है ना। अब एक को डिवीजन रखेंगे, एक को मल्टीप्लाई रखेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए उसको एक लाइन में लाना पड़ेगा ना, है ना। पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा हमको। जैसे याद है आपको, रेशियो वाले में भी मिनट था और एक आवर था, 1 आवर को भी हम 60 मिनट में चेंज किए थे, याद आ रहा है। तो उसको सेम सेम बनाए थे ना, दोनों को मिनट मिनट। सेम वैसे ही इसमें भी जब ये मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई है 1 डिवीजन है, तो ज्यादा बेटर क्या है, एक डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना, है ना। और जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, अपना जगह को लोग चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है, नियम है ये, ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप ये है कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को देखना है, क्या ऊपर नीचे किसी एक टेबल में आते हैं क्या। जैसे मैं आपको एलसीएम वाला पढ़ाई थी ना, तो कोई भी एक टेबल में, जैसे 2 का टेबल लेके देखे, 3 का टेबल लेके देखे, क्या कोई किसी एक के टेबल में आ रहे हैं क्या, ऐसे हमको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज हो सकता है क्या, 5 के टेबल में यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ 15, ये देखो एक नीचे एक ऊपर, है ना, एक नीचे एक ऊपर, तो 5 1 जा 5, और 5 के टेबल में 15 जो है वो कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, है ना। 5 3 जा 15, तो ऊपर आ गया 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या चीज दिख रहा है आपको, एक नीचे 3 है और एक ऊपर 3 है, दिख रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों सेम सेम 3 3 है, दोनों कैंसिल हो गया एक दूसरे से, है ना। तो आप देखो अब क्या बच गया हमारे पास, 3/5 मल्टीप्लाई 7 अच्छा ये वाला 5 तो मैं हटा दी, है ना, तो यहाँ पे बस 7 बच गया समझ लो, मल्टीप्लाई 4, यहाँ भी 3 गायब कर दी मैं, है ना, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 समझ लो, 1/28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे फिर से मेरे को ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा कि कौन किसी के टेबल में आता है क्या, है ना। तो 7 के टेबल में 28 आता है ना। तो अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 4 जा 28। अब यहाँ देखो नीचे 4 और ऊपर 4, अब फिर नीचे 4 और ऊपर 4 कैंसिल हो गया, है ना, एक दूसरे से। तो क्या बचा, 3/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा आंसर क्या आया, 3/5। ये देखो 3/5 के क्वेश्चन में लिखा था, एक्चुअल में वही हमारा क्या है, आंसर है। 3/5 ही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, आया समझ में। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट डिविजर ऑफ नंबर, कौन कौन से नंबर है, 389 और कौन सा नंबर है, 436 542, that would give 4 7 and 3 respectively as our remainder। मतलब इसका जो रिमाइंडर है, मतलब 389 का रिमाइंडर क्या होगा, 4, है ना, ये हमको पहले बता दिया। 436 का रिमाइंडर क्या होगा, 7, 542 का रिमाइंडर क्या होगा, 3, है ना, ये हमको पहले से क्वेश्चन में बोल दिया है। अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द, मतलब हमको ढूंढना है क्या, लार्जेस्ट डिविजर, मतलब सबसे बड़ा डिविजर को हमको ढूंढना है। अब हम उसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना ये वाला स्टेप को। यहाँ मैं क्या करी हूँ, यहाँ मैं बॉक्स बना के इसलिए लिखी हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ, है ना। देखो
ये जो 389 लिखा है ना क्वेश्चन में, और यहाँ 4 लिखा है ना, ये 389 ये 4, इसका 4 का है, 436 ये वाले 7 का है, 542 ये वाले 3 का है ना, ये इसका रिमाइंडर, ये वाला इसका रिमाइंडर, ये वाला इसका रिमाइंडर, लाइन से है ना। तब हम क्या करेंगे, जो हमको 389 है ना और उसका रिमाइंडर जो है उससे हम माइनस करें। ठीक है, ये देखो तभी 389 को 4 से मैं माइनस करी, 436 को 7 से देखो, और 542 को 3 से माइनस कर, है ना। तो देखो जब 389 को मैंने 4 से माइनस किया तो 385 आया, 436 को 7 से माइनस किया तो 429 आया, 542 को 3 से माइनस किया तो कितना आया, 539 आया। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ मैं क्या करी हूँ, कुछ नहीं करी हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में मेरे को जो चीज नंबर दिया हुआ है, बस इस नंबर से इसको माइनस करी, इस नंबर से इसको माइनस करी, इस नंबर से इसको माइनस करी। ठीक है, तो मेरा आंसर आया है ये। अब मैं क्या करना है, अब जो मेरा एक नया क्वेश्चन बना, ये जो 385, 429 और 539 है, अब उसका मेरे को क्या करना है, एचसीएफ, ये तीनों का एचसीएफ लेना। और एचसीएफ आपको पता है अलग अलग ही लेते हैं, है ना। ये देखो 3 अलग अलग ले लिया, इससे मैंने एलसीएम में क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं सबको, है ना। और एचसीएफ ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 385 अलग, 429 अलग और 539 अलग। अब यहाँ पे देखो 385, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 5 दिख रहा है, इसलिए 5 के टेबल से जाएगा डायरेक्ट, मैं यहाँ पे 5 करूँ। 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 7 जा 35, लेकिन ये तो 38 है ना, 38 है ना। तो क्या करेंगे हम, 38 में 35 को माइनस, 38 में 35 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। हाँ, जब ये 3 बचा तो ये 3 इसके सामने आ गया, देखो ये 3 इसके सामने आ गया, तो ये 3 और 5 35 बन गया फिर से। तो फिर 5 का 7 टाइम्स में 5 7 जा फिर 35 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट 7 से ले लेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, है ना। तो क्या बन गया, 11 बन गया, है ना। अब डायरेक्ट 11 से ले लो, 11 1 जा 11, तो हो गया खत्म। क्या ये आया समझ में, ये वाला? हाँ, चलो अब इसका बारी है, अब इसमें आते हैं ये वाले में। अब हमारा नया क्वेश्चन क्या बन गया है, 429 बना है। अब इसी का हम एचसीएफ ले लिए 429 को। अब ये कैसे जाने कि ये 2 के टेबल से नहीं, ये 3 के टेबल से आएगा। जैसे इसको कैसे जाने, ये लास्ट में 5 था, इसलिए हम सोचे 5 के टेबल से इजिली चला जाए, है ना। सेम ऐसे यहाँ 9 है, तो 9 3 के टेबल में 9 तो आता है ना, 3 के टेबल में जहाँ 9 है वहाँ 3 के टेबल में भी चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ लास्ट में 9 है, मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि 3 के टेबल में आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करी हूँ, देखो 3 का टेबल ली, 3 1 जा 3, लेकिन ये तो 4 है, हमको तो 3 चाहिए था, 1 बचा ना एक्स्ट्रा, तो ये 1 मैंने क्या करा, यहाँ कर दिया 1 को, तो ये क्या बन गया, ये 12 बन गया। अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, 3 4 जा 12। ठीक है, आप उसके बाद ये 9 बचा है, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 आता है। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, 1 4 3। अब यहाँ पे देखो फिर ये किसके टेबल से जाएगा, 11 के टेबल से। अब ये 3 के टेबल से नहीं जाने वाला है ना, तो डायरेक्ट हम किससे लेंगे उसको, 11 के टेबल से। 11 1 जा 11, लेकिन यहाँ पे तो 14 है ना, देखो 14 है, और हमको 1 टाइम लिए हैं, 11 1 जा 11, तो 14 में से ये देखो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यही 3 को कहाँ लिख देंगे हम, सामने में लिख देंगे, देखो इसके सामने में, तो ये 33 बन गया ना। और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, इसलिए यहाँ पे 13 आ गया। अब 13 तो कोई और टेबल में आता नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या कर दिए, 13 1 जा 13। जैसे यहाँ डायरेक्ट 11 को कितना, 11 1 जा 11, सेम वैसे यहाँ का क्या करें हम, 13 1 जा 13 कर दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे अगला वाला को, अगला वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 539। ठीक है, अब यहाँ पे 539, अभी आपको फिर से हम देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे 3 को डायरेक्ट मैं 3 के टेबल को ली ना, यहाँ 9 है करके, है ना। यहाँ पे भी तो मैं 3 के टेबल से ले सकती थी, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं जा रहा था। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा था, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसको 11 से लेंगे। तो 11 4 जा 44 होता है, 11 4 जा 44 होता है। ठीक है, तो ये 53 है, तो 53 में से 44 को क्या करना था, हमको माइनस करना था। ठीक है, तो हमको कितना बचेगा, हमारे पास 9 बचेगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, तब ये 99 हो गया, 99 हो गया, है ना।
इसीलिए 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, ठीक है। अब डायरेक्ट 7 के टेबल से ले लिए, हमको पता है 7 7 ज़ा 49 होता है। अब उसके बाद 7 1 ज़ा 7 कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है हमको, अगला स्टेप क्या करना है, इसके बाद क्या करते हैं हम डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, है ना। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। और यहाँ क्या है, 429 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, है ना। और हाँ, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, है ना। हाँ, अब हमारा क्या रहता है, अगला स्टेप क्या करना रहता है हमको, इन तीनों में देखो, इन तीनों में जो सेम है, तीनों में जो एक चीज सेम रहेगा, है ना, उसी को सर्कल करेंगे। याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं इसी टाइप का जो पढ़ाई थी एससीएफ वाले में। तो देखो 5 क्या, यहाँ 5 हो गया शुरू में। अब इधर देखते क्या इसमें 5 दिख रहा है क्या आपको, इसमें कहाँ है 5, नहीं है ना। अब आते हैं सेकंड, 7, यहाँ 7 है, यहाँ ढूंढते हैं 7 है यहाँ। हाँ, लेकिन हमको तो एक में है एक में नहीं है, हमको तो तीनों में चाहिए, है ना। अब 11 की बारी, 11 यहाँ देख लिए, अब यहाँ देखते हैं 11 है, हाँ यहाँ 11 है। हाँ, तो 11 हमको समझ में आया कि 11 तीनों में कॉमन है, तीनों में, तो इसको सर्कल करो। 11, यहाँ भी हमको 11 मिल गया और यहाँ भी हमको 11 मिल गया, है ना। तो देखो तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों में, इसमें भी क्या चीज है, 11 11 और 11, है ना, तीनों में। और देखो यही चीज को ढूंढने बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट डिविजर, मतलब हमको सबसे बड़ा डिविजर को ढूंढना है ना। ये सब में जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा सबसे मतलब जो लार्जेस्ट डिविजर है वो क्या है, 11, क्योंकि तीनों में 11 सेम है ना, 11 निकला ना तीनों में कॉमन। तो हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट डिविजर क्या है हमारा, 11। मतलब इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आया क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर सकता है, भाग दे सकता है, तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर। तो देखो इनमें सब बड़ा नंबर क्या है, देखो 11 ही, मतलब तीनों में जो कॉमन बड़ा बड़ा नंबर है वो 11 ही है, जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, है ना। तीनों में 11 ही सबसे बड़ा नंबर है, तीनों में 11 से तीनों नंबर ही डिवाइड होंगे, ये भी और ये भी, ठीक है। यही चीज को वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट डिविजर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लार्जेस्ट डिविजर इज इक्वल 11, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही चीज को तो हमको बोला है ढूंढने के लिए, ठीक है। एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। आपको बस क्या करना है, देखो आपको एक यहाँ ये बड़ा बड़ा नंबर दिखाई देगा और एक छोटा छोटा नंबर दिखाई देगा। जो शुरू में ये नंबर है और ये शुरू में जो नंबर है उसको उससे माइनस कर दो, यहाँ का भी जो शुरू में नंबर है यहाँ भी उसको माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। नया नंबर आ गया आपके पास, ये नया नंबर, ये नया नंबर, ये नया नंबर। जो नया नंबर आया उसका एचसीएफ निकालना है ना। यहाँ भी नंबर है उसका एचसीएफ निकालो, यहाँ भी नंबर है उसका एचसीएफ निकालो, या उसको याद रखो, क्योंकि एक क्वेश्चन ही ऐसा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा यहाँ क्या आएगा, है ना। तो यहाँ 5 7 11 है, 3 11 13 है और 11 7 7 है। क्या चीज कॉमन है इन तीनों में, तो 11 ही कॉमन है ना। ये तीनों में क्या है, 11 ही सेम है। तो यही हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट डिविजर, मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर जो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है ना। यही चीज को क्वेश्चन में बोला है। आप इसको आराम से एकदम अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखो, ताकि आप जब इसको पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए। और जो जो मैं रेड पेन से लिखी हूँ या जिसको मैं सर्कल करी हूँ रेड पेन से, उसको या तो अगर आप पेन से लिख रहे होगे तो उसको अलग से पेंसिल से लिखना, या तो पेंसिल से लिख रहे होगे तो अलग से पेंसिल, मतलब दोनों अलग अलग दिखना चाहिए, ये अलग से दिखना चाहिए, है ना। तब तो आपको समझ में आएगा इसमें नया चीज क्या का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे साइंस का देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ना, साइंस का सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे साइंस लिख दी। तो क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो हमको किसको फोकस करना है, टेम्परेचर। किसको फोकस करना है,
हाँ, टेम्परेचर इज, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है, डैश क्या है, केल्विन और सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या हो जाएगा, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है, केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट। रूट मतलब क्या होता है, जड़। रूट मतलब क्या होता है, जड़। जैसे पेड़ पौधे का जड़ है ना, जो जमीन के अंदर रहता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, जड़। इसको भी लिखिए ना आप, क्योंकि ये पता होना चाहिए, है ना। जड़ इज डैश। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जिंजर, इसको क्या बोलते हैं, जिंजर मीन्स अदरक, जो हम चाय में डाल के बनाते हैं ना, चाय पीते हैं, अदरक वाली चाय पीना है हमको बोलते हैं ना, तो ये वही वाला है जिंजर। जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब है अदरक। रेडिश, इसको हिंदी में बोलते हैं मूली, और इंग्लिश में क्या नाम है इसका, रेडिश। क्या नाम है, हाँ तो ये क्या है, ये हमारा है अदरक, और ये हमारा है रेडिश मतलब मूली, है ना। ये हमारा क्या है, मूली। और इसका इंग्लिश में नाम लिख लो यहाँ पे, जिंजर। जिंजर। और ये क्या है, रेडिश। क्या है ये, रेडिश। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हमको समझना है, हमको क्वेश्चन को समझना है। एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट, पहले आंसर बता देती हूँ, फिर इसको बताऊंगी ये क्या होता है ना। तो मॉडिफाइड रूट इज, क्या होगा इसका आंसर, रेडिश, है ना। ये जिंजर नहीं होगा, अदरक नहीं होगा, मूली होगा, रेडिश। तो यहाँ रेडिश लिख लेते हैं, RADISH, रेडिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मॉडिफाइड रूट का मतलब क्या, क्या आपको पता है, आपको पता है तनु कि क्या बोलते हैं, जो मूली है, जो गाजर है, वो कैसे उगता है, ये जानते हो आप। मैं बता रही हूँ। वो जमीन के ऊपर में नहीं रहता, जैसे मान लो ये हमारा जमीन है, जैसे हमारा बाड़ी रहता है ना, तो जहाँ हम लोग अपना पेड़ पौधा उगाते हैं, फूल पत्ती उगाते हैं, है ना। तो ये मान लो यही हमारा मिट्टी वाला जमीन है ना। और जो मूली या गाजर है ना, उसका सिर्फ पत्ती ऊपर में उगता है, मतलब जमीन के जहाँ पे फूल वूल दिखता है ना हमारा, वो सिर्फ पत्ती। और जो मेन गाजर या मूली जो है ना, वो कहाँ उगता है, जमीन के अंदर। वो कहाँ उगता है, हाँ मतलब जो, और देखो, जो जमीन के अंदर रहता है उसी को ही तो हम जड़ बोलते हैं, है ना, रूट। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रूट। लेकिन एक्चुअल में तो ये फल भी है ना, गाजर, याद है, गाजर मूली ये सब हम लोग सलाद जैसे खाते हैं, और गाजर का हलवा भी बनाते हैं। हाँ तो इसीलिए इसको क्या बोला है, मॉडिफाइड रूट। क्या बोला है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड रूट, जड़। मतलब एक जो ऐसा फल है जो एक्चुअल में जड़ है उसका, है ना। एक्चुअल में जो मूली और जो गाजर हम खाते हैं वो फल नहीं, वो उसका जड़ है ना। और उसका पत्ती जो है वो जमीन के ऊपर उगता है, और उसका जो फल है वो नीचे है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, है ना। तो ये जो है वो देखो, मूली गाजर ऐसे दिखता है ना, मूली व्हाइट कलर का रहता है, गाजर जो वो कौन से कलर का रहता है, रेड ऑरेंज इस टाइप का रहता है ना। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया, ये ड्राइंग मैं इसीलिए बनाई हूँ ताकि आपको समझ में आए ये वाला चीज। क्या ये समझ में आया आपको, मॉडिफाइड रूट का मतलब। हाँ, इसीलिए क्या होगा, रेडिश होगा। रेडिश मतलब मूली, और रेडिश में इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मैं ऊपर में लिख दी, उसका मतलब मैं नीचे लिख दी। ठीक है, ये दोनों लिखना हुआ क्वेश्चन पेपर में, रेडिश और उसका मतलब क्या है, मूली, है ना। तो मूली ऐसा दिखता है। अब मूली की जगह, ये रेडिश की जगह कैरेट भी लिखा रहता है, कैरेट मतलब होता है गाजर, तो वो भी सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिंजर। जिंजर क्यों नहीं होता, अदरक को तो देखो वो कैसा दिखता है ना। अदरक कैसा रहता है, अदरक किस टाइप का रहता है, फैला हुआ, ऐसा, ऐसा रहता है, ऐसा टाइप का, है ना, ऐसे ही रहता है वो। अब वो भी जमीन के अंदर रहता है, लेकिन वो थोड़ा फैला हुआ रहता है ना। और इसके बीच से कहीं से ऐसे थोड़ा सा जड़ निकल के फिर ये ऊपर में पत्ती पत्ती आ रहा है इस टाइप का, है ना, पत्ती बन जा रहा है ऊपर में, तो ये अदरक जैसा रहता है। तो अदरक नहीं होगा, जहां मॉडिफाइड रूट है, मतलब आपको ये याद रखना है, गाजर और मूली को, तो रेडिश। रेडिश मतलब होता है मूली। अब समझ में आया इसका मतलब आपको। हाँ, अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ऑप्शन है हमारा, हार्ट। हार्ट मतलब क्या होता है, दिल। हार्ट मतलब क्या होता है, दिल, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये क्या है हमारा, हार्ट। क्या है, हार्ट। हार्ट मतलब होता है दिल, ठीक है। और फिर ये क्या है, किडनी। ठीक है, किडनी को किडनी ही बोलते हैं, किडनी।
किडनी, ठीक है, किडनी। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि दिल जो है वो ऐसे बनता है, इस टाइप का, है ना, हम ऐसे सोचते हैं ना। एक्चुअल में दिल ऐसा थोड़ी रहता है, दिल ऐसा नहीं रहता, दिल कुछ अलग शेप में रहता है ना। जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे, क्या पता आपके ही चैप्टर आपके ही बुक में होगा, हो सकता है, या फिर और बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको वो दिल कैसा रहता है एक्चुअल वाला वो दिखाई देगा, है ना, वैसे शेप में नहीं रहता। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ। तो दो हमारे पास ऑप्शन है, एक हार्ट मतलब दिल और दूसरा है किडनी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सेपरेट द वेस्ट प्रोडक्ट बाय फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। अब यहाँ पे देखो, सेपरेट मतलब तो समझ में आ गया होगा, सेपरेट मतलब अलग अलग करना, है ना, याद है सेपरेशन मेथड पढ़े थे हम साइंस में ही। हाँ, तो यही है, सेपरेट मतलब अलग करना, लेकिन क्या क्या को अलग करना, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब देखो हम जो कुछ भी खा रहे हैं, है ना, चाहे कुछ भी चीज खा रहे हो, पानी पी रहे हो, खा रहे हो, तो हमारा बॉडी में अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग चीज काम करता है। वो अलग, वो जाके प्रोटीन विटामिन बना रहा है, ब्लड बना रहा है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, ताकत मिल रहा है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो जो अच्छा सा चीज है उसको क्या कर दिया, साइड कर दिया, और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी में यूरिन और जो पॉटी के थ्रू क्या हो जा रहा है, वो शरीर से बाहर निकल जा रहा है ना। जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। देखो यहाँ पे बोला ना कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन होना है। हम याद करो, फिल्टर वाला पानी पीते हैं, बोलते हैं हम फिल्टर वाला पानी पीते हैं, सुने हो ना आप। अरे ये अपने घर में फिल्टर लगवाए हैं ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों फिल्टर वाला पानी पीते हैं, क्यों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा साफ करने के लिए पानी को, है ना। तो जो छोटे छोटे ऐसे कण है, गंदगी है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको और साफ करने के लिए। तो सेम वैसे ही हमारा बॉडी भी वही है, जो भी चीज हम खाते हैं वो क्या हो रहा है, सेपरेट कर रहा है, वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको फिल्टर कर रहा है, और ब्लड को भी वो साफ रख रहा है, अलग कर रहा है, और उसमें से यूरिन जो है वो यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शरीर से बाहर निकल रहा है। तो ये जो काम है, ये जो इतना सारा चीज बताई हूँ, वो कौन करता है, ये पूछ रहा है। वो हार्ट करता है कि किडनी करता है, ये पूछ रहा है ना। तो क्या करता है, कौन करता है, किडनी। कौन करता है ये सब काम को, किडनी, ठीक है, कौन करता है, किडनी। तो इसको लिख लेते हैं, किडनी। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको। हाँ, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे करोगे बताओ। ये देखो, इसको लिख लो, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, सेपरेट, इसका मतलब तो आपको पता ही है, अलग करना, है ना। सेपरेट मतलब अलग करना। फिल्ट्रेशन मतलब और उसको फिल्टर करना मतलब साफ करना, है ना। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, साफ करना, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फ्रॉम द ब्लड मतलब खून होता है ना, आपको पता है ना ब्लड का मतलब। एंड फॉर्म्स यूरिन, यूरिन का मतलब भी आपको पता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं, चौथे में क्या बोला है, इंसेट इज एंड डैश सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। याद है ना, आपको पिछले क्लास में बताई थी, सिर्फ एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन होगा, नेचुरल सैटेलाइट जो हमको दिखाई देता है रात में, जो अभी निकला होगा बाहर हमारे आसमान में, मून, है ना। तो क्या है, मून निकला होगा, वही मून ही, बस मून का स्पेलिंग क्या है, MOON, मून, ठीक है। तो मून ही एक लौता है जो क्या होगा, नेचुरल सैटेलाइट होगा, है ना। और यहाँ पे देखो, ये बाकी मैं याद है आपको, मैं बताई थी, बाकी दुनिया भर को कुछ भी नाम दे दे, है ना, कुछ भी नाम दे दे, उसमें वो हमेशा क्या लिखोगे, आर्टिफिशियल, वो इंसान द्वारा बनाया गया सैटेलाइट होगा। याद है, याद आ रहा है आपको। हाँ, तो अब यहाँ पे इसलिए दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम आर्टिफिशियल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटरनोड्स आर फाउंड ऑन डैश। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरनोड क्या है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे, मैं बताऊंगी। आर फाउंड ऑन मतलब, फाउंड मतलब क्या होता है, ढूंढना, फाइंड का ही ऑप्शन याद करो, फाइंड में मतलब ढूंढना या खोजना लिखाई थी ना, सेम ऐसे इसको भी लिखो, फाउंड, फाउंड, ठीक है। फाउंड मतलब क्या होता है, ढूंढना या खोजना, ठीक है। हाँ, तो इंटरनोड कहाँ पाया जाता है, या उसको कहाँ हम ढूंढ सकते हैं, है ना। तो कहाँ पाया जाता है वो, रूट मतलब आपको पता चल गया, जड़, रूट मतलब क्या होता है,
जड़ है ना, जो मिट्टी के अंदर रहता है। स्टेम, स्टेम, ये क्या है? स्टेम। स्टेम मतलब तना, स्टेम मतलब तना। पेड़ पौधे को देखिए ना, तना को किसको बोलते हैं? तना पेड़ पौधे का एक पार्ट है। जैसे पेड़ पौधे का पार्ट क्या है? फूल, फल, पत्ती, जड़, है ना, और तना। उसकी शाखाएं बोलते हैं ना, उसकी शाखा। हाँ, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इसका जो आंसर है वो स्टेम होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्टेम होगा। ठीक है, इंटरनोड आर फाउंड ऑन स्टेम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनोड क्या होता है, ताकि आप ये स्टेम को याद रखो। सबसे पहले स्टेम में आपको एक पौधा बना के दिखाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये इसका हो जाएगा जड़, है ना, ये पौधे का जड़। नोड है ना, इंटर नोड। अभी इंटर नोड क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटर नोड क्या है? देखो, ये शाखा दिख रहा है, एक शाखा। ये देखो, ये मैं एक पौधा बनाई हूँ जिसका एक डंगाल है। ये डंगाल याद करो, याद आ रहा है आपको? ये एक डंगाल हो गया, और इधर से ये दूसरा डंगाल गया गया यहाँ से, देखो ये वाला, ये दूसरा डंगाल है ना। तो एक डंगाल से दूसरे डंगाल के बीच का जगह, मतलब यही तो शाखा होगा, तना है ना, यही वाला, ये जो बीच का लाइन है, ये देखो, यही तना है ना, ये देखो, ये इसी को ही, ये तने को ही, जो दो शाखा के बीच का जो जगह है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनोड, है ना। तो इंटरनोड कहाँ पे पाया जाता है? तो तने में, ये देखो, यही तने में इंटरनोड पाया जाता है। दो तने के बीच का जो जगह रहता है, खाली जगह, उसी को ही क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनोड कहाँ पाया जाता है, कहाँ उसको ढूंढा जा सकता है? तो कहाँ ढूंढा जा सकता है? स्टेम में। कहाँ ढूंढा जा सकता है? हाँ, जड़ में तो नहीं ढूंढा जा सकता। हम लोग नीचे कहाँ जा रहे हैं? देखो, नीचे जड़ है ना,